हेलो फ्रेंड्स, आज हम सेल के बारे में बात करेंगे जो कि द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के सेक्शन 4 में डिफ़ाइन किया है सेल को। इसको आप इस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, जैसे सेल में 4 वर्ड्स हैं उसी तरीके से सेक्शन 4 हमें सेल की डेफिनेशन के बारे में बताता है। इसमें 2 पार्टीज़ होती हैं, बायर एंड सेलर। जो सेलर होता है वो बायर को कुछ गुड्स को ट्रांसफ़र करता है, सेल करता है प्राइस के लिए, मनी के लिए। और जो गुड्स होते हैं वो जो प्रॉपर्टी है वो मूवेबल ही होती है, जो कि हमें सेक्शन 2 और 7 हमें बताता है। मूवेबल प्रॉपर्टी जो होती है गुड्स, जिसमें गुड्स में मूवेबल प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकती है। और सेल जो है वो मस्ट भी कोई मनी के लिए होनी चाहिए। जो सेल है वो किसी प्राइस के लिए होनी चाहिए हमेशा। कोई भी अगर जो सेलर है वो कोई गुड्स अगर ट्रांसफ़र कर रहा है तो वो मनी के लिए होना चाहिए। और इसमें जो सेलर है वो अपनी गुड्स के साथ जो उसकी ओनरशिप है वो ट्रांसफ़र करता है किसको, बायर को। किसके लिए, मनी के लिए। तो इसमें जो सेलर है और इसमें सेलर जो है वो एग्रीमेंट भी होता है अपने गुड्स को ट्रांसफ़र करने के लिए इन फ्यूचर। वो फ्यूचर में भी जो अपने गुड्स हैं उनको ट्रांसफ़र करने के लिए वो एग्री भी कर सकता है। उस टाइम पे ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती है, उस टाइम पे एग्रीमेंट होता है, डायरेक्ट ओनरशिप ट्रांसफ़र उस टाइम पे नहीं होती है। तो इसमें यही बताया है सेल के बारे में। तो आप जैसे कि ट्रिक मैंने बताई है कि सेक्शन 4 सेल में 4 वर्ड्स होते हैं, उसी तरीके से आप जो सेक्शन 4 है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 वो हमें सेल की डेफिनेशन बताता है। तो सेल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टर्म होती है, सेलर और बायर के बीच में होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, और ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी होता है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए तभी वो सेल मानी जाएगी। इसमें ड्यूटीज़ बताई गई हैं सेलर और बायर की। तो जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है 1930 उसके अंडर में सेक्शन 31, 32, 33 ये सारी ड्यूटीज़ बताता है सेलर की। एंड ड्यूटीज़ ऑफ जो बायर की हैं वो सेक्शन 31, 32 एंड 42 बताता है। तो सेक्शन 31 बताता है एक्सेप्ट एंड पे फॉर गुड्स, कि बायर की क्या ड्यूटी है कि उस गुड्स को एक्सेप्ट करे और जो पेमेंट है वो पे करे। और जो बायर जो है अगर वो जो गुड एक्सेप्ट कर रहा है तो पेमेंट भी वो उसी टाइम पे करेगा। ऐसा नहीं कि कभी उसने गुड्स तो एक्सेप्ट कर लिए हैं लेकिन पेमेंट उसने नहीं किया है, तो दिस इज़ नॉट सेल। तो इसमें दोनों की ही ड्यूटी है, सेलर की भी है, बायर की भी है। कि सेलर को क्या करना है कि जो गुड्स हैं उनको डिलीवर करना ही है बायर्स को। तो और जो डिलीवरी ऑफ जो गुड्स है और पेमेंट ऑफ जो प्राइस है वो एक सेम टाइम पे ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि डिलीवरी ऑफ गुड्स तो एक टाइम पे हो गया और पेमेंट फ्यूचर बाद में हो रही है। तो दोनों ही चीज़ें सेम टाइम पे होनी चाहिए। और जो सेलर है उसको गुड्स को जो डिलीवर वो करेगा वो एक प्रॉपर मैनर में करेगा जिसके लिए वो एग्री हुआ है कॉन्ट्रैक्ट में। और जो सेलर है वो जो गुड्स है उसकी करेक्ट क्वांटिटी ही डिलीवर करेगा। जिस चीज़ के लिए वो एग्री हुआ है कॉन्ट्रैक्ट में तो उस गुड्स की करेक्ट क्वांटिटी को डिलीवर करेगा। ये ड्यूटीज़ है सेलर की। और बायर की ड्यूटीज़ कि वो गुड्स को एक्सेप्ट करेगा और उसकी पेमेंट करेगा। ये बायर्स की ड्यूटी है। तो इसमें हमें पता चलता है कि सेल एक कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो सेलर और जो बायर है इन्हीं के बीच में सेल होती है। जो सेलर है वो अपने गुड्स को ट्रांसफ़र करता है, जो उसकी ओनरशिप है वो ट्रांसफ़र करता है किसको, बायर को। किसके लिए, मनी के लिए, क्योंकि उसको नीड है मनी की। तो वो अपने गुड्स को और जो उसकी ओनरशिप है उसको साथ साथ ट्रांसफ़र करता है।